आज हम लोग बात करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है। अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो जिसमें मेनली हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आता है कि जो भी बाहर से एंटीजन आते हैं उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी अगर एंटीबॉडी बना रहा है, इसका मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है इम्यून सिस्टम की। ठीक है। इम्यूनिटी आप नाम सुने होंगे, हम पहले भी कुछ कुछ पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो इस इम्यूनिटी में सिंपल सी अगर हम बात करें तो डिजीज से रेसिस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है। और इसका नाम हम सिस्टम क्यों देते हैं, क्योंकि अलग अलग सेल्स मिलके एक सिस्टम यहाँ पे तैयार करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं सेल्स सेल्स का, तो हम लोग दो टाइप ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, दैट इज़ द बी सेल्स एंड सेकेंड इज़ द टी सेल्स। ठीक है। बी सेल्स नाम क्यों पड़ा और टी सेल्स नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो बी सेल्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये टी सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम बी क्यों पड़ा, इसका नाम टी क्यों पड़ा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे इम्यून सिस्टम में इस बी का कितना परसेंटेज होता है और इस टी का कितना परसेंटेज होता है, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पीडीएफ में। हाँ, तो लिम्फोसाइट आर द सेंट्रल सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है। इम्यून सिस्टम का बोला जा रहा है कि ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल मतलब जो भी हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो किसके आसपास घूमेगा, इस सेंट्रल सेल के आसपास घूमेगा। और ये सेंट्रल सेल क्या है, दैट इज़ द लिम्फोसाइट है। और आप नाम सुने होंगे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का नाम सुने होंगे। बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट, टी सेल्स मतलब टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा जो लिम्फोसाइट है यही सेंट्रल सेल है किसका, इम्यून सिस्टम का। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है इसका मतलब समझिए कि लिम्फोसाइट यहाँ पे हमारा एक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड द इम्यूनोलॉजिक एट्रीब्यूट्स ऑफ डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, मेमोरी एंड सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। हाँ, तो मैंने बताया कि जैसे कि अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो याद रखिएगा, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। अब अभी तक जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं वो सारे टॉपिक्स किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते थे या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी हम लोग बोलते थे। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी। हमारा जो जन्म के बाद जो भी हम इम्यूनिटी गेन करते हैं उसको एडेप्टिव बोलते थे, उसी को एक्वायर्ड बोलते थे। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, लिम्फोसाइट की ज़रूरत है। ठीक है। और किसके लिए ज़रूरत है, एन इम्यूनोलॉजिक एट्रीब्यूट्स ऑफ डाइवर्सिटी। और हमारा जितना भी इम्यूनिटी मजबूत होता है या किसी अलग अलग पैथोजन के लिए हमारा बॉडी में इम्यून जनरेट होता है, ठीक है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, लिम्फोसाइट ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल ऑफ इम्यून सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है। स्पेसिफिसिटी मतलब किसी भी पार्टिकुलर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लिम्फोसाइट है। अगर मेमोरी जनरेट हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी पैथोजन का अगर रिकॉग्नाइज करके उसका मेमोरी बना ले रहा है अपने आप में, दैट इज़ द लिम्फोसाइट की वजह से। अभी आगे सब हम लोग बात चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर ये स्पेसिफिक होता है, क्यों मेमोरी, कैसे मेमोरी बना लेता है। और ये सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन मतलब अपना सेल है कि कहीं बाहर का सेल है, मतलब सेल्फ सेल है या फिर नॉन सेल्फ सेल है, इसको ही ये डिसाइड करने में
क्या है, सक्षम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिम्फोसाइट contributes 20 to 40% of body's white blood cells and 99% of cells in the lymph। ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, कि जो लिम्फोसाइट है वो हमारा WBC का कितना परसेंट, 20 to 40% कंटेंट करता है। याद रखिएगा, किसका, WBC का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसी बॉडी से, मतलब फॉरेन बॉडी से लड़ने का, तो हम वहाँ पे नाम किसका लेते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स का नाम हम लेते हैं। और उस वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट का कंस्टिट्यूएंट कितना है, 20 to 40% है। अभी हम इसको बाइफर्केशन नहीं किए हैं लिम्फोसाइट को, कि ये बी है कि टी है। टोटल अभी हम लिम्फोसाइट पढ़ रहे हैं, जिसके WBC में 20 to 40% इसका कंस्टिट्यूएंट है। लेकिन हमारा जो लिम्फ होता है, क्या होता है, लिम्फ जो होता है, उस लिम्फ में लिम्फोसाइट्स की कंटेंट कितनी होती है, 99% होती है। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हमारा बॉडी में लिम्फोसाइट का कंस्टिट्यूएंट ब्लड में ज़्यादा होता है कि लिम्फ में, तो किस में होगा, लिम्फ में ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज लिम्फोसाइट कंटिन्यूअली सर्कुलेट इन द ब्लड। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमेशा ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। एंड लिम्फ, कहाँ कहाँ, ब्लड में सर्कुलेट होंगे और लिम्फ में। एंड आर कैपेबल ऑफ माइग्रेटिंग इनटू द टिश्यू स्पेस एंड lymphoid organ, thereby integrating the immune system to a high degree। ठीक है, इसका मैटर समझिएगा। ब्लड में सर्कुलेट करेगा, लिम्फ में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये मान लेते हैं हमारा टिश्यू है, टिश्यू किससे बना है, बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे सेल से मिलके क्या बने हैं, टिश्यू बने हैं, तो यहाँ पर अब देखिए इस किसकी एंट्री होगी, यहाँ पे लिम्फोसाइट की एंट्री हो रही है। मान लेते हैं ये सब सारा क्या है, लिम्फोसाइट है। तो टिश्यू के बीच में आ गया, सेल्स के बीच में क्या आया, हमारा लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ब्लड में सर्कुलेट होगा, लिम्फ में सर्कुलेट होगा। ठीक है, और क्या कैपेबल है, कैपेबल ऑफ माइग्रेटिंग इनटू द टिश्यू। और ये ब्लड या लिम्फ से कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। टिश्यू में जो भी स्पेस है, अभी जस्ट मैंने दिखाया कि इसमें जो ही स्पेस अगल बगल है, इसमें क्या, हमारा लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहेगा। एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, तो जैसे कि हम बात करते हैं पेयर्स पैचेज की, किसकी बात करते हैं, हम पेयर्स पैचेज की बात करते हैं, पेयर्स पैचेज की बात करते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ होता है, आपका इन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। टॉन्सिल की बात करते हैं, टॉन्सिल भी हमारा क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन है। और भी बात करेंगे, अपेंडिक्स की बात करेंगे, अपेंडिक्स भी मेरा लिम्फॉइड ऑर्गन है। स्प्लीन की बात करेंगे, स्प्लीन भी हमारा क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो ये सब सारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट ब्लड और लिम्फ के होते हुए टिश्यू स्पेस में चले जाएंगे, अपेंडिक्स में चले जाएंगे, पेयर्स पैचेज में चले जाएंगे, टॉन्सिल में चले जाएंगे, स्प्लीन्स में चले जाएंगे। मतलब कि जहाँ जहाँ भी लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे वहाँ वहाँ ये लिम्फोसाइट क्या होगा, चला जाएगा। और ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे ढंग से काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, द lymphocyte are can be broadly subdivided into three populations: B cells, T cells and natural killer cells। ठीक है, यहाँ पे हम नेचुरल किलर सेल्स को टाइप में ही कर रहे हैं, लेकिन मेनली कितना टाइप का, दो टाइप का होता है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ठीक है, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स अगर हम बात करें तो हम लोग इसको टी में ही पढ़ते हैं। अगर हम सिंपली बात करें तो टी में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसको और ढंग से पढ़ें तो इसको हम लोग सेपरेट ही पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द नेचुरल किलर सेल्स। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एटलीस्ट बी सेल्स और टी सेल्स याद रखिएगा। ठीक है, एन के सेल्स हम अलग से भी बताएंगे। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला कौन सा सेल्स होता है, बी सेल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। बी सेल्स को क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट को ही हम लोग बी सेल्स बोलेंगे। ठीक है, बी सेल्स नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि, या फिर बी लिम्फोसाइट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये इसका जो सिंथेसिस होता है वो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में इसका सिंथेसिस होता है, और इसका मैचुरेशन भी कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। इसलिए बी फॉर बोन मैरो एंड बी फॉर बी लिम्फोसाइट, इसलिए सिंपल एक वर्ड में याद रखिएगा। ठीक है, ये जो बी लिम्फोसाइट है हमारा बॉडी का 30% इम्यूनिटी को कंटेन करता है। कितना परसेंट, 30% इम्यूनिटी को कंटेन करता है। नेक्स्ट और बात करते हैं, ये जो बी लिम्फोसाइट है यही क्या प्रोड्यूस करता है, यही हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम बी लिम्फोसाइट का है, लेकिन इसके पास उतना दिमाग नहीं है कि किस तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। तो इसको दिमाग कौन देता है, इस बी लिम्फोसाइट को दिमाग टी लिम्फोसाइट देता है। तो इस चीज़ के बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, बी लिम्फोसाइट मैच्योर विद इन द बोन मैरो, कहाँ मैच्योर होता है, बोन मैरो। इसका मतलब सिंथेसिस भी बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, और इसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ा। व्हेन दे लिव इट, जब वो बोन मैरो को छोड़ के जाता है, क्योंकि जहाँ पे बना अब वहीं पे तो नहीं रहेगा, बॉडी में अलग अलग जगह काम है। इच एक्सप्रेसेस अ यूनिक एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर, और हर एक बी सेल्स के पास एक यूनिक एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ताकि अलग अलग एंटीजन को वो क्या कर सके, अपने आप में बाइंड कर सके और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सके। तो याद रखिएगा कि इच एक्सप्रेसेस मतलब हर एक बी सेल्स के पास एक यूनिक एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होता है ऑन इट्स मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर। दिस एंटीजन बाइंडिंग और बी सेल रिसेप्टर इज मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बोलने का मतलब है कि जैसे ही वो एंटीजन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसके खिलाफ वो क्या कर लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। मैं उसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखिए ये हमारा बी सेल्स है। देखिए हर एक के पास क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे ही इसमें जाके एंटीजन क्या होगा, बाइंड होगा, यहाँ से एंटीबॉडी क्या होगा, रिलीज होगा, और इस एंटीजन को ख़त्म कर देगा। ये हेल्पर टी सेल्स का है, ये साइटोटॉक्सिक सेल्स का है। तो ये मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि अभी हम बी सेल्स का बात कर रहे थे। तो बी सेल्स में आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटीजन रिसेप्टर साइट है। कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन के ऊपर में है, और इस पे आके ज्वाइंट होगा एंटीजन। और अब देखिए हर एक बी सेल्स में ये चीज़ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसको बाइंड करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उस एंटीजन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि वो जो एंटीजन बाइंडिंग होगा या बी रिसेप्टर सेल्स इज मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, उसके ऊपर एंटीबॉडी होगा, जैसे ही एंटीजन उससे जाके ऐसे लॉक होगा, वो एंटीबॉडी क्या कर देगा, उसको मार देगा। तो मैं आगे चल के एंटीजन और एंटीबॉडी का कैसे रिएक्शन होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बी लिम्फोसाइट डेराइव्ड इट्स लेटर डेजिग्नेशन फ्रॉम इट्स साइट ऑफ मैचुरेशन। बी लिम्फोसाइट कहाँ से डेराइव हुआ है, मैंने जस्ट बताया कि बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में मैचुरेशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बी सेल्स पड़ा। ठीक है, इन द बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन बर्ड। ठीक है, ये चीज़ बहुत बार क्वेश्चंस कभी कभी ढंग का पूछे गए हैं कि ठीक है कि हम लोग में क्या होता है कि बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट बनता है, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट बनता है,
तो बर्ड में कहाँ बनता है, तो बोलते हैं इन द बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, इन बर्ड्स, बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिशियस में बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन या मैचुरेशन होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ नैव बी सेल, नैव मतलब क्या होता है, वैसा सेल्स, वैसा बी सेल्स जो कभी किसी एंटीजेन से इंटरेक्ट नहीं हुआ है, कभी किसी पैथोजिन से उसका सामना नहीं हुआ है। इसका मतलब वो अभी अनजान है किसी पर्टिकुलर पैथोजिन से, उसी को हम लोग नैव बी सेल बोलते हैं। नैव मतलब नया बी सेल, नया बी सेल्स बोलने का मतलब वो कभी पहले एंटीजेन या पैथोजिन से इंटरेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेन अ नैव बी सेल मतलब वन दैट हैज़ नॉट प्रीवियसली इनकाउंटर्ड एंटीजेन, नैव सेल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इनकाउंटर द एंटीजेन, जब वो पहली बार एंटीजेन से उसकी सामना होती है, मुठभेड़ होती है, दैट मैचेज इट्स मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, वो उससे क्या करता है, पहले मैचिंग करता है कि कहीं मेरा जो मेम्ब्रेन, मेरे ये मान लेते हैं बी सेल्स है, ठीक है, बी सेल्स के ऊपर ये क्या है, एंटीजेन बाइंडिंग रिसेप्टर है, ठीक है, ये एंटीजेन गया, इसके ऊपर क्या हो गया, बाइंड हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जब फर्स्ट इनकाउंटर करता है, मैचेज इट्स मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, देखता है कि क्या इसका मेम्ब्रेन इससे क्या हो रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ द एंटीजेन टू द एंटीबॉडी काउज द सेल टू डिवाइड रैपिडली, जब एक दूसरे से क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं, तब समझ में आता है बी सेल्स को हम इसको अब क्या ख़त्म कर सकते हैं, और ये अपना जो नंबर है वो डिवाइड जल्दी जल्दी करके उस एंटीजन को सारा क्या करता है, ख़त्म करने का काम करता है। इट्स प्रोजेनी डिफ्रेंशिएट इनटू मेमोरी बेस बी सेल्स, और जो इसका प्रोजेनी मान लेते हैं ये बी सेल्स हैं, ठीक है, सिंपल समझिएगा, मान लेते हैं ये बी सेल्स है, अब बी सेल्स डिवाइड करने लगा, मान लेते हैं ये बना, ये बना, ये बी सेल्स था, ये रिकॉग्नाइज कर लिया, जब रिकॉग्नाइज किया तो हमारा दो बी सेल्स बन गया। तो ये जो नया बी सेल्स बना ना, ये जो नया बी सेल्स बना, ये बी सेल्स के पास मेमोरी जनरेट हो गया, क्या जनरेट हो गया, मेमोरी जनरेट हो गया कि अभी जो एंटीजन आया था उसको हमारे जो बाबूजी ने कैसे मारा, और बाबूजी ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि देखो ये जो एंटीजन आया उसको हम ऐसे मारे, तुम याद करके रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बी सेल्स फिर कभी आगे चल के डिवाइड करेगा, तो इसको तो पता है ना कि इस तरह के एंटीजन को कैसे मारना है, तो ये इसको भी सिखा देगा कि इस तरह का एंटीजन आएगा तो उसको कैसे तुमको मारना है। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स प्रोजेनी मतलब जो बी सेल्स का जो प्रोजेनी होगा वो डिफ्रेंशिएट इनटू मेमोरी बी सेल्स, वो कैसा सेल्स बना देगा, एक मेमोरी बी सेल्स बना देगा, एंड इफेक्टर बी सेल्स, दो सेल्स बनेंगे, एक मेमोरी बी सेल्स और सेकेंड इज द इफेक्टर बी सेल्स, ठीक है, कॉल्ड द प्लाज्मा सेल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो याद कर लेगा कि कैसे उसको मारना है, और दूसरा उसको खिलाफ क्या करेगा, इफेक्टर मतलब उसको खिलाफ उसको मारने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, plasma cells produce the antibody in a form of that can be secreted and have little or no membrane bound antibody। समझिएगा मैंने क्या बताया, ये प्लाज्मा सेल्स क्या होता है, तो बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो बी सेल्स था वो बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर दो तरह के सेल्स बनते हैं, मेमोरी बी सेल्स एंड इफेक्टर बी सेल्स, और कॉमनली दोनों को मिला के प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो बी लिम्फोसाइट है यही क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, और यही एंटीबॉडी से एंटीजन का खात्मा होगा, मतलब उसकी मौत होगी, ठीक है। इसका मतलब जो प्लाज्मा सेल्स होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इन अ फॉर्म दैट कैन बी सीक्रेटेड, ठीक है, वो सीक्रेट करेगा एंटीबॉडी, हैव लिटिल और नो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, मतलब जो एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करेगा, जो एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करेगा वो एंटीबॉडी के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होंगे, ठीक है, मतलब नो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा कौन, ये प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो प्लाज्मा सेल लाइव फॉर ओनली अ फ्यू डेज, जो प्लाज्मा सेल्स बने, प्लाज्मा सेल्स कब बने,
जब एंटीजन से उसका इंटरेक्शन हुआ। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्लाज्मा सेल्स हमेशा रहेंगे। मैंने बताया कि बी सेल्स के पास एंटीजन रिसेप्टर होते हैं, एंटीजन इस तरह का एंटीजन रिसेप्टर होगा, और जब एंटीजन आके इससे बाउंड होगा तब ये जो बी सेल्स हैं ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होगा और दो तरह के सेल्स बनाएंगे। फर्स्ट इज द मेमोरी बी सेल्स, क्या, मेमोरी बी सेल्स, और सेकेंड इज द इफेक्टर बी सेल्स। और दोनों को जब मिल जाएंगे तो उसको हम लोग प्लाज्मा सेल्स बोलेंगे। और ये तब प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके एंटीजन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसका मतलब जो प्लाज्मा जो सेल्स हैं वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब उस एंटीजन को ख़त्म कर देगा तो फिर उस प्लाज्मा सेल्स का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है दूसरा एंटीजन आएगा तो उसके लिए दूसरा प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। ठीक है, दे सीक्रेट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। ये जो प्लाज्मा सेल्स है ये क्या सीक्रेट करेगा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। कब, जब वो एंटीजन से इंटरेक्ट करेगा बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और जब उसको ख़त्म कर देगा तो कुछ दिन बाद ये भी खुद को क्या कर लेगा, शहीद कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इट हैज़ बीन estimated that a single plasma cell can secrete more than 2000 molecule of antibody per second। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही प्लाज्मा सेल्स बनता है वो प्लाज्मा सेल अब अंधाधुन एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और अंदाज़ा लगाइए कि 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जब ये कब करेगा, जब समझ जाएगा कि ये एंटीजन को भांप लेगा कि इसके लिए कौन सा गोली चलाना है। अगर सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि कोई आतंकवादी है, अगर हमको पता है कि ये आतंकवादी AK-47 से ही क्या होगा, मरेगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा ट्रिगर पर बटन दबा के एकदम धड़ाधड़ इसको क्या ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह के यहाँ पे है कि जैसे ही प्लाज्मा सेल्स मतलब बी सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेता है एंटीजन को और समझ जाएगा कि इसको कहाँ मारना है, उस एरिया को टारगेट करके धड़ाधड़ एंटीबॉडी निकालेंगे और क्या, उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सीक्रेटेड एंटीबॉडीज आर द मेजर इफेक्टर मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जो एंटीबॉडी सीक्रेट हो रहे हैं, मैंने जस्ट बताया कि ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी निकालेगा धड़ाधड़। ठीक है, और वो जो एंटीबॉडी निकलेगा वो क्या है, आर द मेजर इफेक्टर मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो अगर ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात होती है तो आप समझ जाइएगा कि बी सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो इफेक्टर सेल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसका जो मेजर पार्ट है वो क्या है, एंटीबॉडी जब सीक्रेट होता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि सीक्रेटेड एंटीबॉडी आर द मेजर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब कि जो बी सेल्स हैं या फिर जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो मेनली क्या निकालेगा, एंटीबॉडी निकालेगा, और वो एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए क्या है, ये मेन क्या है, इफेक्टर है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए बी सेल्स, और अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें सेल मेडिएटेड की, तो वहाँ पर हम आगे चल के टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट की बात करेंगे। क्लियर है? देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ आप जब समझ जाइएगा तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलने का मतलब है कि ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसको? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। तो हीमैटो मतलब आप जानते होंगे, ठीक है, पोएटिक मतलब सिंथेसिस। तो स्टेम सेल्स किसको बोलते हैं? वैसे सेल्स जो कि नया नया सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है जो कि सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स है। सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स मतलब जब भी ये सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं
या ये अपने आप को खुद न खुद डिवाइड करते रहते हैं। सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स मतलब एक चीज़ आप क्लियर समझिएगा कि मान लेते हैं ये एक सेल्स है, तो ये सेल्स कितना सेल्स बनाया, 2 सेल्स बनाया, तो एक सेल्स तो आगे दूसरा बनाने के लिए चल जाता है, लेकिन ये सेल्स रह जाता है, ये सेल्स यूटिलाइज नहीं होता है। तो हम रिजर्व में एक रख लिए ना, ये सेल्स तो आगे बढ़ा दिए, ठीक है जाओ तुम भिड़ जाओ, लेकिन ये सेल्स हम एक बचा के रख लिए। सिंपल सी बात है कि एक अगर मान लेते हैं कि इंसान है, उसके 2 बेटे हैं, अब दोनों बेटे को हम अगर युद्ध में भेज दें तो क्या होगा, गड़बड़ होगा ना, बात समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं इनके कितने बेटे हैं, 2 बेटे ए एंड बी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए को हम युद्ध में भेज दिए तो मेरे पास बी क्या हो गया, रिजर्व हो गया। मतलब फिर से अगर जरूरत पड़ी तो फिर से 2 बनाएगा बी और सी और डी, और सी को भेज देगा युद्ध में और डी बचा लेगा। मतलब सेल्फ रिन्यूइंग, हमेशा ये खुद को नया नया सेल्स बनाते रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो याद रखिएगा क्या, कि ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए एक एरो इस साइड जा रहा है, दूसरा एरो इस साइड जा रहा है। मतलब ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं ये 2 तरह के सेल्स निकालते हैं। फर्स्ट इज द माइलॉइड प्रोजिनेटर्स एंड सेकेंड इज द लिम्फॉइड प्रोजिनेटर्स। माइलॉइड प्रोजिनेटर्स का मतलब है कि वो ब्लड सेल्स, नेक्स्ट आपका डेंड्राइटिक सेल्स, नेक्स्ट आपका ये ग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स, इस तरह के सेल्स अगर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग माइलॉइड प्रोजिनेटर्स बोलते हैं। प्रोजिनेटर्स मतलब अगर सिंपल सी बात बोलें तो मतलब कि प्रिकर्सर्स, प्रिकर्सर्स मतलब अब इसी माइलॉइड प्रोजिनेटर से बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, इसलिए इसको हम लोग माइलॉइड प्रोजिनेटर्स बोलते हैं। तो 2 तरह के प्रोजिनेटर्स हैं, एक लिम्फॉइड और दूसरा माइलॉइड। तो कैसे समझ में आएगा डिफरेंस, तो लिम्फॉइड प्रोजिनेटर्स लिम्फॉइड सेल्स बनाते हैं और माइलॉइड प्रोजिनेटर्स ब्लड सेल्स, आपका जो भी WBC हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स हो गए, उस तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग 2 पार्ट पढ़ लिए, माइलॉइड प्रोजिनेटर्स और लिम्फॉइड। तो अभी हम लिम्फॉइड को छोड़ देते हैं, अभी हम माइलॉइड प्रोजिनेटर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 एरो दिख रहा होगा, एक एरो इधर दिख रहा है, सेकेंड एरो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो माइलॉइड प्रोजिनेटर्स है, ये माइलॉइड प्रोजिनेटर्स डेंड्रिटिक सेल्स बनाते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स कहाँ होते हैं, नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन में, ठीक है। तो एक तो वो बनाएगा, दूसरा ये क्या बनाएगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए हम अभी डेंड्राइट सेल्स का अभी बात नहीं करते हैं, हम अभी नेक्स्ट दूसरा सेल्स की बात करते हैं कि ये सेल्स देखिए सबसे पहले क्या बनाया, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स प्रोजिनेटर्स। ग्रेनुलोसाइट्स हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, हम लोग 2 को हम लोग मोनोसाइट्स एंड किसको, लिम्फोसाइट्स, 2 तरह के हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ग्रेनुलोसाइट्स, दैट इज मोनोसाइट प्रोजिनेटर्स। अब इस मोनोसाइट प्रोजिनेटर से क्या निकल रहे हैं, मोनोसाइट्स निकल रहे हैं। और आप पढ़े होंगे कि मोनोसाइट आगे चल के मैक्रोफाज बन जाता है। मोनो मतलब छोटा है, जब ये टिश्यू में जाता है तो ये अपना विकराल रूप धारण कर लेता है और मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यही जो ग्रेनुलोसाइट्स है ये न्यूट्रोफिल्स बना रहे हैं, ठीक है। सेकेंड्स आप देख रहे हैं एस्नोफिल प्रोजिनेटर। प्रोजिनेटर मतलब समझिएगा प्रिकर्सर्स, मतलब ये भी कुछ आगे चल के बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोजिनेटर्स की बात आ रही है, तो ये प्रोजिनेटर्स आप देख रहे हैं कि मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये जो एस्नोफिल्स प्रोजिनेटर मतलब एस्नोफिल बना रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, बेसोफिल प्रोजिनेटर्स, मतलब ये बेसोफिल्स बनाएगा, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट, याद रखिएगा जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करने एक सेल्स होते हैं, कहाँ, हमारे बोन मैरो में। कौन सा सेल्स, मेगा कैरियोसाइट, यही मेगा कैरियोसाइट
ब्लड प्लेटलेट्स का सिंथेसिस करता है, और प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम या दूसरा नाम हम लोग थ्रोम्बोसाइट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इराइथ्रोइड प्रोजेनेटर्स हैं जो कि इराइथ्रोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होते हैं, तो बोलते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी को तो इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसलिए इराइथ्रोइड प्रोजेनेटर्स आरबीसी मतलब इराइथ्रोसाइट की फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा हम बात करते हैं किसका, अगर हम सेकेंड बात करें ब्लड प्लेटलेट्स का, तो ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और थ्रोम्बोसाइट, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स निकलते हैं वो कौन सा सेल से, मेगा कैरियोसाइट से निकलते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो दो की तो बात हो गई इराइथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स की, थर्ड है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेनुलोसाइट पढ़ते हैं और अग्रेनुलोसाइट पढ़ते हैं। आप 11 में सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग दो भाग बांटते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं मोनोसाइट्स और नेक्स्ट आपका लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सेकेंड्स बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो टोटल डब्ल्यूबीसी में हम लोग 5 टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको हर कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बेसोफिल्स बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, आपको ये दो चीज़ दिख रहा है, मोनोसाइट दिख ही रहे हैं, एक आप लिम्फोसाइट हम लोग बच गया। तो लिम्फोसाइट के बारे में तो अभी पढ़ ही रहे हैं ना, दैट इज़ द बी लिम्फोसाइट और दैट इज़ द टी लिम्फोसाइट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली ये 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स का, मतलब लिम्फ की बात हो रही है। ठीक है, तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर है मतलब ये प्रिकर्सर सेल्स है। ठीक है, ये भी आगे चल के कुछ बनाएगा। तो सबसे पहले क्या बना है, नेचुरल किलर सेल्स बना रहा है, एनके सेल्स। मैंने बताया था वहाँ पे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और थर्ड क्या था, नेचुरल किलर सेल था, एनके सेल्स है। ठीक है, तो ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट में अगर बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं 4 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, इसी को हम लोग साइटोटॉक्सिक सेल्स भी हम लोग बोलते हैं, या फिर यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स हैं, वहाँ पर केवल किलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो कि बी लिम्फोसाइट को हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इसको हम लोग किलर सेल्स भी बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स को किलर सेल्स। और नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ द बी सेल्स। तो बी सेल्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के, आप यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स, फर्दर इसे 2 पार्ट में, टी प्रोजेनेटर्स और बी प्रोजेनेटर्स। तो जो टी प्रोजेनेटर्स हैं यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और जो बी सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे बी प्रोजेनेटर्स बी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर यहाँ पे इसका जो बाइफर्केशन है वो कम किया गया है, हम आगे पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि टी प्रोजेनेटर्स 4 टाइप ऑफ सेल्स, बी प्रोजेनेटर्स भी 2 टाइप के सेल्स, बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, जो कि हम पढ़ें। तो इसका मैंने बारे में डिस्कस कर लिया है हम लोग ने। अब हम लोग देखेंगे दैट इज़ द टी लिम्फोसाइट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टी नाम क्यों पड़ा, ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट है मतलब कि बोन मैरो में क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और उसका मैचुरेशन भी कहाँ हुआ, बोन मैरो में ही हुआ, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ गया। लेकिन जो टी है इसका सिंथेसिस होता है बी में, लेकिन इसका मैचुरेशन कहाँ होता है, थाइमस में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टी लिम्फोसाइट नाम पड़ा। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कि कहाँ पे बोन मैरो होता है, बोन मैरो कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन, थाइमस, जैसे भी थाइमस बोले ना, तो ये थाइमस कहाँ होता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है। ये आपका स्प्लीन है, ठीक है, जिसको हम लोग रिवार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ये लीवर आपको दिख रहा होगा। ये जो मोटे तौर पे जो बोन्स होते हैं हमारे हैंड या लेग में, ठीक है, वहाँ पे जो उस बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम लोग, फ्लूइड को हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। और इस बोन मैरो से क्या होगा, लिम्फोसाइट्स वगैरह निकलेंगे। और यहाँ पे आपको थाइमस दिख रहा होगा, जो कि बीचों बीच हमारे हार्ट के पास होता है थाइमस, ठीक है। और भी मैं दूसरे डायग्राम से आपको इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ पे लंग्स है, दिस इज़ द लेफ्ट लंग्स, दिस इज़ द राइट लंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्ट दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है यही आपका थाइमस प्रेजेंट है, जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में नाम इसका भी आता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं, फर्स्ट इज द बोन मैरो एंड सेकेंड इज द थाइमस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का थाइमस होता है, दो लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। और इसी थाइमस से हमारा टी लिम्फोसाइट निकलता है, ठीक है। बस इसका मैचुरेशन यहाँ पे होता है, बनता भी कहाँ है, वो बोन मैरो में बनता है, ठीक है। कुछ और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, या फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शो किया गया है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे टॉन्सिल्स यहाँ होता है गला के पास, पता होगा। जस्ट मैंने थाइमस को अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे सेंटर में थाइमस होता है, नीचे में स्प्लीन होता है, रेड कलर के इसलिए क्योंकि ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पेयर्स पैचेज, इंटेस्टाइन में आप पेयर्स पैचेज पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लॉन्ग बोन है, यहाँ पे बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, यहाँ इधर भी बोन मैरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दिस इज द सर्वाइकल नोड्स, ठीक है। सर्वाइकल नोड्स मतलब गला के पास, आप सर्वाइकल बोन्स वगैरह भी पढ़े हैं, ठीक है, वर्टिब्रा, ठीक है। तो वहाँ पर भी कुछ कुछ नोड्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्वाइकल नोड्स प्रेजेंट हैं, ये भी यहाँ पर भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिलरी नोड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट थोरैकिक डक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोरैक्स रीजन में भी डक्ट है, वहाँ पर भी होते हैं। अपेंडिक्स पता है यहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। बोन मैरो मैंने दिखाया। लिम्फैटिक वेजल्स, पूरे बॉडी में लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फैटिक वेजल्स। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल नोड्स, यहाँ पे घुटना के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्यूनल नोड्स, इंग्यूनल कनाल कहाँ होगा, आपको पता है टेस्टिस के पास इंग्यूनल कनाल होता है, ठीक है। तो इस इतने सारे जगह पे हमारे बॉडी में क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि पूरे बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम इन लोग ठीक ढंग से करता है। तो हम लोग टी लिम्फोसाइड अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। द टी लिम्फोसाइड डेराइव देयर नेम फ्रॉम देयर साइट ऑफ मैचुरेशन इन द थाइमस। मैंने जस्ट बताया कि बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन इसका मैचुरेशन कहाँ, थाइमस में होता है, इसलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट अराइज इन बोन मैरो, ठीक है, जैसा कि बी होता है, बी सेल्स, ठीक है, विच मैच्योर विद इन द बोन मैरो, ठीक है। बी सेल्स कहाँ मैच्योर होता है, बोन मैरो मैच्योर होता है। नेक्स्ट, टी सेल माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड, वो थाइमस ग्लैंड के पास चला जाता है, ठीक है, टू मैच्योरेशन होने के लिए। ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन विद इन द थाइमस, टी सेल्स कम टू एक्सप्रेस अ यूनिक एंटीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स। जब ये टी सेल्स थाइमस के पास आता है, वो जब मैच्योर होने के लिए आता है, तो टी सेल्स एक एक्सप्रेशन दिखाता है। कैसा एक्सप्रेशन, यूनिक एंटीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स वो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल टी सेल रिसेप्टर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी सेल रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे ऑन इट्स मेम्ब्रेन। जैसे बी सेल्स के पास भी एंटीजन रिसेप्टर था, उसी तरह से टी सेल्स के पास भी क्या होगा, इसके पास भी एंटीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जिसको टी सेल रिसेप्टर बोलेंगे, वो भी कहाँ, मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। और मैंने जो डायग्राम दिखाया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सेल्स के ऊपर ये एंटीजन रिसेप्टर था, तो चूंकि ये टी सेल्स हैं तो इसके ऊपर भी इस तरह के होंगे। तो याद रखिएगा कि इसमें CD4 तरह के ये क्या है, एंटीजन रिसेप्टर्स हैं, और जो साइटोटॉक्सिक जो सेल्स हैं, ठीक है, उसके बाद CD8 होते हैं। तो अगर बहुत हैवी तरह का क्वेश्चन पूछा तो ये पूछ सकता है
ठीक है, लेकिन ये CD4 और CD8 याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हर एक सेल्स के पास रिसेप्टर सेल्स होंगे, तभी तो ये रिसेप्टर सेल से एंटीजन या पैथोजन को रिसीव कर सकता है, कि सेंस कर सकता है कि कोई पैथोजन है या अपना सेल्स है। नेक्स्ट, देर आर मेनली 3 टाइप ऑफ टी सेल्स। फर्स्ट इज द हेल्पर टी सेल्स। तो ऐसा नहीं कि HT लिखा होगा, गलत है। क्या लिखा होगा? T और नीचे H लिखा होगा, मतलब हेल्पर टी सेल। तो फर्स्ट सेल क्या है? हेल्पर टी सेल्स है। सेकेंड है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक मतलब TC, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है। लेकिन हम लोग एक और पढ़ेंगे, मेमोरी टी सेल्स हम लोग पढ़ेंगे, मेमोरी टी सेल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मेनली 3 टाइप्स ही होते हैं, ठीक है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस हेल्पर टी सेल का है, ठीक है, क्योंकि यही हेल्पर टी सेल्स बी लिम्फोसाइट को या बी सेल्स को हेल्प करता है कि तुमको किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है, तुमको किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है, वो कौन हेल्प करता है? यही हेल्पर टी सेल्स करते हैं। अभी हम लोग बहुत कुछ आगे बात करेंगे। ये डायग्राम आप देख लिए हैं। चलिए, हेल्पर टी सेल, TH मतलब हेल्पर टी सेल सीक्रेट वेरियस साइटोकाइंस, बहुत अलग अलग तरह के साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, विच प्ले अ सेंट्रल रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ B सेल्स, T सेल्स एंड अदर सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्स। इस बात को समझिएगा, ठीक है। ये हेल्पर टी सेल्स क्या निकालता है? अलग अलग तरह के, बहुत अलग अलग टाइप्स के साइटोकाइंस निकालते हैं। यही साइटोकाइंस क्या करता है कि बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। मेनली अगर बी सेल्स की बात करें कि बी सेल्स तुम किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है, क्योंकि यही जो हेल्पर टी सेल है, ये इसको पता होता है कि जो एंटीजन, जो पैथोजन आया है, इसको कैसे मारना है। ये पता किसको है? हेल्पर टी सेल को पता है। तो वही हेल्पर टी सेल एक अलग तरह का साइटोकाइंस निकालेगा, जो कि बी सेल्स को जाके बोलेगा कि बाबू इसको सर में 2 थाप मार दो, या मुंडी पे, नाक पे, मुंह पे, जहाँ मारना है मारो, ये मर जाएगा, ठीक है। तो चूंकि बी सेल्स के पास अपना कोई बुद्धि नहीं होता है कि हमको किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है, ठीक है, तो इसको हेल्प कौन करेगा? हेल्पर टी सेल करेगा। तो क्या बताएं कि यही साइटोकाइंस बी सेल को हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है, टी सेल को भी एक्टिवेट करता है, और जितने भी बाकी सेल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, उनको सारे को प्रोवोक करेगा, सारे को चढ़ाएगा कि कैसे किसको मारना है, ठीक है। तो पहला हेल्पर टी सेल पढ़ें। सेकेंड पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। इसी को मैंने बताया था, उसी को किलर सेल्स भी हम लोग बोलते हैं। तो टॉक्सिक मतलब लग रहा है कि जहर है, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक या फिर किलर सेल्स, इसको हम लोग स्मॉल में CTL, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं। सीक्रेट फ्यू साइटोकाइंस, ये ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट अक्वायर्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट अल्टर्ड सेल्फ सेल्स। इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं या टी लिम्फोसाइट हैं, ये अपना ही शरीर का कुछ अल्टर्ड सेल, जिनका दिमाग खराब हो चुका है, इनको ये पता नहीं है कि हम अपना बॉडी का नुकसान कर रहे हैं कि किसी दूसरा का कर रहे हैं, उनको ये ख़त्म करने में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है? मदद करता है। दूसरा कंडीशन में है कि ये, इसके पास एबिलिटी होता है रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है, कि ये अपना है कि दूसरा का है। अगर अपना होगा तो गुस्सा आ जाएगा, और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार अपना हो, अपने को मार रहे हो, तो उसको भी ये ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। तो किलर सेल्स, नाम ही लग रहा है कि किल करेगा, मारेगा, ठीक है, तो ये बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो ये किलर सेल्स कभी कभी इतना गुस्सा हो जाता है कि अपना सेल्स को ज़्यादा पीटने लगता है। मतलब नहीं था कि जो थोड़ा सा कहीं चुगली भी किया उसको मारना शुरू कर दिया, ठीक है, जो थोड़ा सा भी नहीं, मतलब उसका हेल्प भी किया ना, उसको भी मारना शुरू करता है। तो उसको किलर सेल्स क्या बहुत अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके लिए
एक सेल्स की ज़रूरत पड़ती है सप्रेसर्स टी सेल्स का। अब ये मनाएगा कि देखो ठीक है गलती हो गया है, अब आप क्या कर रहे हैं कि अपना सेल्स को तो मार ही रहे हैं, अब कुछ कुछ ठीक ठाक सेल्स थे जो कि भावनाओं में बह गए थे, आप उनको क्यों मार रहे हैं, इसलिए सप्रेसर टी सेल्स की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टी सप्रेसर्स या टी एस सेल्स बोल सकते हैं, जिसको रेगुलेटरी टी सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि रेगुलेट रेगुलेट मतलब क्या, जो गड़बड़ है उनको समझा बुझाना। ठीक है, हेल्प टू सप्रेस द ह्यूमोरल एंड द सेल मेडिएटेड ब्रांचेज ऑफ इम्यून सिस्टम, दोनों को समझा रहा है। ह्यूमोरल मतलब बताए थे कि बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट की बात हो रही थी, और सेल मेडिएटेड मतलब टी सेल्स का। इसका मतलब जो सप्रेसर टी सेल्स है ये बी सेल्स को भी और टी सेल्स को, दोनों को, या उनके जितने भी ब्रांचेज हैं उन सबको क्या करेगा, सप्रेस करने का काम करेगा। कि इम्यून सिस्टम में जितने भी तरह के सेल्स होते हैं उनके ब्रांचेज होते हैं, सारे सेल्स को सप्रेस करेगा, रेगुलेट करने का काम आएगा। इसका मतलब अगर बात करें तो सबसे समझदार जो बुद्धिमान इंसान है यहाँ पे सप्रेसर टी सेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि एक हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी टी सेल्स पढ़ेंगे, याद भी तो करना होगा कि किस तरह के सेल्स पिछले बार आए थे। ठीक है, तो मेमोरी टी सेल्स दे रिकॉग्नाइज ओरिजिनल इन्वेडिंग एंटीजन इवन ईयर आफ्टर द फर्स्ट इनकाउंटर। जब फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था उस समय तो याद करके रखना होगा ना कि इस एंटीजन से कैसे कैसे मारे थे, या आके क्या क्या तूफान दंगा फसाद करा था, तो उस चीज़ को याद करने का काम मेमोरी टी सेल्स करता है। और ये मेमोरी टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स को, किसको, हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, उसको बोलता है कि देखो भाई ये इस तरह से आया था, हमको याद है, इसको तुमको कैसे ख़त्म करना है, आप बी सेल्स को बताइए कि ये कांड किया था और इस तरह का एंटीबॉडी बनाइए और इसको ख़त्म कीजिए। These cells keep ready to attack as soon as the same pathogen infect the body again। बोल रहा है कि एकदम ये रेडी रहता है सेल्स कि एकदम नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा वो सेल्स तुरंत से उसको बताएगा कि तुम देखो इसको हमको याद है, ऐसा इसको मारना है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि दिस सेल्स कीप रेडी टू अटैक, हमेशा ये अटैक करने के लिए रेडी रहता है कि अगर सेम पैथोजिन आया तो उसका तो खैर नहीं है, बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, अब मैंने कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बात यहाँ पे करा है। कंपोनेंट्स मतलब अगर बात करें तो इस चीज़ को मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, बस इसको हम लोग बाइफर्केट कर दिए हैं ताकि आपको अगर एग्जाम में आए कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो भी जो भी पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो दो होता है, एक द फर्स्ट इज़ द ह्यूमोरल जिसको हम लोग जस्ट बताए थे बी लिम्फोसाइट, एंड सेकेंड इज द सेल मेडिएटेड दैट इज द टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं कि ह्यूमोरल, क्या हो रहा है भाई, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इसी को एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब याद कीजिए कि एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट बनाता है ना। तो याद रखिएगा कि अगर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात आती है या फिर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात आती है तो पहला जो हम टिक लगाएंगे वो बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मेडिकल एग्जाम में आप बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ। ये क्या कंसिस्ट करता है, ये एंटीबॉडी कंसिस्ट करता है, मैंने जस्ट बताया। ठीक है, वो एंटीबॉडी पूरे ब्लड फ्लूइड में या फ्लूइड में हमारा सर्कुलेट करता रहता है, चाहे वो फ्लूइड ब्लड हो, प्लाज्मा हो या फिर लिम्फ हो। ठीक है, बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, सॉरी, हाँ, बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट रेगुलेट ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी को रेगुलेट कौन करेगा, बी सेल्स करेंगे।
ह्यूमरल इम्यूनिटी और AMIS मतलब क्या, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अगर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको दिखाया कि ये क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, बस इम्यूनिटी है, लेकिन इसको हम लास्ट में एस भी लिख देंगे तो सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजीन एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट थ्रू द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इस चीज़ को आप भली भांति समझेंगे। ठीक है, चूंकि बोला जा रहा है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये ब्लड में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये पैथोजीन मान लेते हैं इधर आ गए हैं। ठीक है, तो इस एरिया में जो भी मतलब पैथोजीन, वायरस, बैक्टीरिया जो भी होंगे उसको मारने का काम कौन करेगा, हमारा बी सेल्स ही करेंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि प्रोवाइड डिफेंस किसके अगेंस्ट, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स के बाहर हैं, तभी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमरल बोल रहे हैं। और टी को क्या बोल रहे हैं, सेल मेडिएटेड, मतलब जो सेल के अंदर चले गए हैं। लेकिन ये जो बी सेल्स क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल या फिर पैथोजिन या वायरस, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू गए हैं, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू गए हैं, उनको मारने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। ये भी याद रखिएगा कि प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स दो तरह के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको CIMS बोलते हैं, और टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है, द टी सेल्स प्ले टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, इफेक्टर एंड रेगुलेटरी। ये मैंने अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इफेक्टर एंड रेगुलेटरी सेल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कोई एक सिंगल सेल है, ठीक है, यहाँ पे आपका पैथोजीन्स है, इसको ये क्या कर जाएगा, इनगल्फ कर जाएगा। क्या करेगा, इनगल्फ कर जाएगा। मोनो मतलब सिंगल, न्यूक्लियर मतलब सिंगल न्यूक्लियस का एक सेल्स है जो कि फैगोसाइटोसिस में काम कर रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर पैथोजिन को क्या कर रहा है, इनगल्फ करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं, द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोनोसाइट्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड मैक्रोफाजेज इन द टिश्यू। समझिएगा, मोनोसाइट्स मतलब वैसे सेल्स जो कि सिंगल सेल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, या फिर इसमें हम मैक्रोफाजेस जो कि टिश्यू में होता है उसको हम बात करते हैं। तो मैंने बात किया कि जो मोनोसाइट्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया जो आपका अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, अगर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो तरह की अगर बात करें, ठीक है, तो लिम्फोसाइट के बारे में तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हम लोग पढ़ लिए, लेकिन मोनोसाइट्स के बारे में तो नहीं पढ़े ना। तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मतलब सिंगल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनोसाइट क्या होता है, जिसको मैक्रोफाग हम अगर बोल रहे हैं, ये मैक्रोफाग अगर ये छोटा होता है, मतलब जो मोनोसाइट्स होता है छोटा होता है, अगर यही मोनोसाइट्स टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए, टिश्यू में कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो ये जो मोनोसाइट है वो टिश्यू में इंटर करेगा और यहाँ पर अपना विकराल रूप धारण कर लेगा, बड़ा सा रूप धारण कर लेगा, और जो भी पैथोजन बैक्टीरिया उसको इनगल्फ करने का काम करेगा। इसलिए इसका नाम मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स हम बोलते हैं। फैगो मतलब इनगल्फ कर जाना। ठीक है, मोनोसाइट्स सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। मोनोसाइट्स कहाँ, पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं फॉर अबाउट 8 आवर्स, ड्यूरिंग विच दे इनलार्ज एंड माइग्रेट इनटू द टिश्यू। इस समय क्या होता है, ये टिश्यू में जाते हैं और अपना बड़ा सा रूप धारण कर लेते हैं, एंड डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टिश्यू माइक्रोफाज, और अलग अलग पर्टिकुलर टिश्यू में
ये डिफ्रेंशिएट करके पार्टिकुलर किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं और उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। मैक्रोफाज आर लॉन्ग लाइव्ड एंड हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होते हैं, ये लॉन्ग लाइव होते हैं अगर ये टिश्यू में, क्योंकि मोनोसाइट ही तो मैक्रोफाग बना है ना। ठीक है, तो ये जब टिश्यू में जाएंगे तो थोड़ा सा इनका समय बढ़ जाता है, लाइफ बढ़ जाता है, और ये मोटाइल फैगोसाइटिक मतलब जहाँ बैक्टीरिया रहेगा वहीं पे उसको मारने का काम करता है। ठीक है। मैक्रोफाज आर 5 to 10 फोल्ड लार्जर देन मोनोसाइट। अब समझिए, मोनोसाइट ही मैक्रोफाग बन रहा था, लेकिन देखिए इसका कितना बड़ा, मतलब ये कितना बड़ा है, तो 5 to 10 फोल्ड्स लार्जर देन मोनोसाइट, मतलब इतना विकराल रूप, बड़ा सा रूप धारण कर लेता है। एंड कंटेन मोर ऑर्गेनेल्स, और जिसके पास ऑर्गेनेल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली लाइजोजोम। अब लाइजोजोम की बात हो रही है, हमने जब लाइजोजोम पढ़ा था वहाँ मैंने बताया था कि जो लाइजोसोम का अमाउंट किस सेल्स में ज़्यादा होंगे, तो मैक्रोफाज मतलब जो ऐसे सेल्स जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं वैसे सेल्स में लाइजोसोम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोफाज क्या करता है, पैथोजीन, बैक्टीरिया, एंटीजन को इनगल्फ कर रहा है, फैगोसाइटोस कर रहा है। इसका मतलब मैक्रोफाज में जो लाइजोसोम का जो नंबर होगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ जाएगा। Next point, macrophage can take up residence in particular tissue, becoming fixed macrophage, and other remains motile and are called wandering macrophage। ठीक है, बोल रहा है कि मैक्रोफाज अगर कहीं कहीं किसी पर्टिकुलर टिश्यू में फिक्स रेसिडेंस बना ले, रेसिडेंस मतलब क्या है, घर, अपना एकदम परमानेंट वहाँ घर बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफाज बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ भटकते रहते हैं इस टिश्यू से उस टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरिंग मैक्रोफाग बोलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड मैक्रोफाज आर, कुछ कुछ फिक्स्ड मैक्रोफाज का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमेशा के लिए उस पार्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है पल्मोनरी और एल्वियोलर मैक्रोफाज। तो पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात हो रही है, एल्वोलाई लंग्स में ही होता है, तो याद रखिएगा कि लंग्स में जो पल्मोनरी और एल्वियोलर मैक्रोफाज होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टियोसाइट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, कहाँ प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में। कफर सेल्स लीवर पता है, ग्लोमरुलर मैसेंजियल सेल्स पता है, ग्लोमरुलस किडनी में होता है। माइक्रोग्लियल सेल्स पता है ब्रेन में, ग्लिया की बात हो रही है मतलब नर्व्स की बात हो रही है, न्यूरॉन की, तो ब्रेन में होगा। ऑस्टियोक्लास्ट पता है, ऑस्टियो मतलब बोन, तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब सारे आपके क्या हैं, परमानेंट्स मैक्रोफाग हैं। तो हम लोग आज यहीं तक रुकते हैं। मैंने आज अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग ने बात करा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा, ठीक है, एक बार थोड़ा सा आपको रिकअप करवाते हैं। ठीक है, तो हीमोपोएटिक सेल्स था, दो तरह के सेल्स निकाल रहे थे। ठीक है, फर्स्ट इज़ द आपका माइलवाइड्स प्रोजेनेटर्स, सेकेंड इज़ द लिम्फाइड प्रोजेनेटर्स। तो लिम्फाइड प्रोजेनेटर्स के बारे में हम लोग तो बात कर लिए, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, और जो भी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स वगैरह जो भी थे वो सब हेल्पर टी सेल्स के बारे में हम लोग बात कर लिया। ठीक है, माइलवाइड प्रोजेनेटर्स में हम लोग ने क्या क्या देखा। ठीक है, तो माइलवाइड प्रोजेनेटर्स में हम लोग ने देखा कि जो ब्लड प्लेटलेट्स थे, ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी, ठीक है, और हमने मोनोसाइट्स के बारे में बात करा, मोनोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो मेनली जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हम लोग को तो पता है कि क्या, आरबीसी, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ब्लड में तो हम आरबीसी के बारे में पढ़ लिए हैं, तो आरबीसी का तो यहाँ तक कोई इम्यूनिटी से कोई मतलब नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ लिए हैं, इसका भी इम्यूनिटी से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, डब्ल्यूबीसी के बारे में, कि यही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का जो रोल मॉडल है वो डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी
हम लोग मेन इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, समझिएगा बात को। तो WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो ल्यूकोसाइट दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज द अग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकेंड इज द ग्रेनुलोसाइट्स हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। तो अब देखिए हम लोग ने, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो जो हम लोग ने अग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं, तो अग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, मोनोसाइट्स, सॉरी क्या पढ़ते हैं, मोनोसाइट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और सेकेंड हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो चूंकि लिम्फोसाइट्स के बारे में तो हम लोग बात कर लिए हैं, लिम्फोसाइट मतलब क्या, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में तो हम लोग डिटेल बात करा, ठीक है। मोनोसाइट्स के बारे में, मोनोन्यूक्लियर सेल्स के बारे में बात करा कि यही मोनोसाइट्स आगे चल के क्या बन जाते हैं, मैक्रोफाज बन जाते हैं। अलग अलग तरह के मैक्रोफाज भी हम लोग पढ़े। इसका मतलब WBC में हम लोग अग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, मतलब जिसमें छोटे छोटे ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ग्रेनुअल्स होते हैं। तो मेनली इसमें हम लोग 3 टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, सॉरी एसिनोफिल्स, ठीक है। तो इन 3 चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। ये न्यूट्रल होता है, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा रिवाइज करके इसको रखिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रेनुलोसाइट्स अच्छे से समझ में आ जाए। याद रखिएगा, मेनली डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो RBC प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, मेनली हम लोग WBC के बारे में डिस्कस करेंगे। WBC तो 2 तरह के, ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स। हम लोग ने अग्रेनुलोसाइट्स पढ़ लिया है, मतलब मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट 2 पढ़ लिए हैं। अब बच गया ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग रिवाइज करके रखिएगा। ओके।